Bacha, good morning. In today's class, we will learn about the new topic in the chapter 1 development, and it is sustainability of development. In the previous video, we have learned about we have discussed about the Human Development Report. It is the report which is prepared by UNDP. It is an independent wing of the United Nations which prepares Human Development Index and provide ranks to 188 countries on the basis of the index they have achieved. In the today's class, we will discuss the last topic in chapter 1 development, that is sustainability of development. So before coming on this topic, let us clear the term what exactly is the sustainable development. You have already studied this topic in geography, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर भी हम एक और बार यहाँ पर उसे क्लियर कर लेते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग तो बच्चों आपको क्लियर है ना. जब हम प्रोग्रेस करते हैं दैट इज नॉन एज द डेवलपमेंट. सस्टेनेबल वर्ड मीन्स व्हाट? सस्टेनेबल वर्ड इंडिकेट्स सर्वाइवल फॉर लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन. The things which survive for longer time duration are said to be sustainable. So what exactly is the sustainable development? यहाँ पर मैंने उसके मीनिंग को डिलीवर किया है, आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट रेफर्स टू ए डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, यानी कि एक तरह की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है to meet the needs of the present generation. यानी कि हम प्रेजेंट में जीते हैं, प्रेजेंट के बारे में फोकस करते हैं, इसलिए ये एक तरह की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है जो प्रेजेंट जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बारे में सोचती है. और खास बात क्या है? विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग. इन वर्ड्स पर एम्फेसिस रखिएगा बच्चों. Without compromising the needs of future generation, यानी कि फ्यूचर की नीड्स को हैम्पर किए बिना, अफेक्ट किए बिना, प्रभावित किए बिना किस तरह से हम प्रेजेंट की नीड्स को या प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करते हैं, उस तरह की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है. वापस से समझिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट स्ट्रेटेजी इन विच वी फोकस अपॉन हाउ टू फुलफिल द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स, द प्रेजेंट नीड्स ऑफ द जनरेशन विदाउट हैम्परिंग, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ अपकमिंग जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन. यानी कि हम डेवलपमेंट करें और इस तरह से डेवलपमेंट करें कि ना केवल प्रेजेंट की नीड्स फुलफिल हो सकें, बल्कि हम आने वाली जो जनरेशन है, आने वाला जो फ्यूचर है, उनके लिए भी कुछ रिसोर्सेस बचा कर जाएं, ताकि वो भी उन रिसोर्सेस को एंजॉय करके उस समय की नीड्स को क्या कर सकें? फुलफिल कर सकें. दैट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब इस टॉपिक की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्यों पढ़ाया जाए ये टॉपिक? और हम भी पढ़े तो क्यों पढ़े? इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है वाई दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी स्टडीड, वाई वी आर सेइंग दैट सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. सो इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक कंसेप्ट लिखा है कि व्हेनेवर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, है ना, इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज ए कंट्री, इन ऑर्डर टू अरेंज द थिंग्स, we have to perform the development. So whenever the development is required, it use of resources, यानी कि बिना resources का इस्तेमाल किए हुए डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है. यानी कि resources तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना. resources आपके renewable भी हो सकते हैं, नॉन renewable भी हो सकते हैं, कन्वेंशनल भी हो सकते हैं, नॉन कन्वेंशनल भी हो सकते हैं. तो जब भी डेवलपमेंट के लिए सोचा जाएगा, प्लान किया जाएगा, तो डेफिनेटली ये तय बात है कि वो डेवलपमेंट होगा किससे? इट use of resources.
और जैसे जैसे रिसोर्सेज यूज होते जाएंगे उन रिसोर्सेज में डिप्लीशन होता जाएगा। डिप्लीशन मीन्स व्हाट? कमी, यानी कि उन रिसोर्सेज में कमी आती जाएगी। दे आर गोइंग डाउन डे बाय डे एज वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज। सो एक सिंपल सा कंसेप्ट दिया है कि क्यों हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। Why we project ourselves for sustainability of development? What is the strategy of development? What हम डेवलपमेंट इस तरह से करें, यानी कि यहाँ से हमने क्या मीनिंग सीख लिया है? We should develop our country in such a manner that it should sustain. Sustain करना मतलब survive करना। We should develop our country in such a manner that resources should contain for future generation also। यानी कि न केवल अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी के बारे में नहीं सोचना है, अभी की नीड्स को तो फुलफिल करना ही है, लेकिन साथ साथ फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स के बारे में भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक बहुत फेमस कोट है जो आपके इस टॉपिक के साथ भी अटैच्ड है, और वो कोट है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स रादर देन वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। है ना, ये कोट लिखा हुआ है। जैसे ये टॉपिक स्टार्ट होता है आपकी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 14 में, वहाँ पर एक ये ब्लॉक, येलो ब्लॉक बनाकर ये कोट लिखा हुआ है। अब इस कोट का मीनिंग समझते हैं, है ना। कई बार इस कोटेशन से ही आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि आप ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, ये कोट क्या कहना चाहता है, समथिंग लाइक दैट। तो आइए किस तरह से उसका आंसर करेंगे। पहली लाइन पर फोकस करते हैं। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स। इनहेरिटेड, इनहेरिटेड वर्ड का मतलब होता है बच्चों जो चीज़ हमें हमारे फोरफादर्स से मिलती है ना। जैसे अगर मुझ में कुछ ट्रेट्स हैं, यानी कि मुझ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे मैं राइट हैंड से लिखता हूँ, है ना, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं अगर राइट हैंडेड हूँ या लेफ्ट हैंडेड हूँ, है ना, मुझे खाने में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें पसंद हैं, या मुझे ये चीज़ें मैं लाइक करता हूँ, ये डिसलाइक करता हूँ, तो फैमिली में बात होती है कि हाँ इनके फादर भी ऐसे ही थे, ये इन्हें अपने फादर से मिली हैं, है ना। यानी कि लाइक फादर लाइक सन, जैसे पिता वैसे उनका पुत्र है यहाँ पर। तो द थिंग्स विच वी गॉट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स आर द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेड। तो यहाँ पर कहा यह गया है कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये जितनी भी नेचुरल फीचर्स हैं, है ना, माउंटेन्स, रिवर्स, फ्रेश एयर, है ना, और जितने भी प्लांटेशन है, जितने भी ट्रीज हैं, ये हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमारे फोरफादर्स हमें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर के तौर पर देकर गए हैं। अगर हम ऐसा समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कोई कंसेप्ट में या किसी इकोनॉमिक कंसेप्ट में फ्री वर्ड आ जाता है ना, तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझ सकते हैं, है ना। आप सोच कर देखिए, जैसे ही कोई भी चीज़ आप कहीं खरीदने जाएं, है ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदें, है ना, आपने सपोज करिए एक एयर कंडीशनर परचेज किया है और आपको कहा गया है कि इसके साथ में एक म्यूज़िक सिस्टम, होम थिएटर भी आपको फ्री में दिया जा रहा है। तो जो आपने पैसा किसका दिया है? पैसा दिया आपने एयर कंडीशनर का, फ्री में जो चीज़ मिली उसका पैसा नहीं दिया है। तो जो भी चीज़ फ्री में मिलती है उसकी कीमत हम ठीक से नहीं समझ पाते हैं, और जब भी उसकी कीमत आप समझ ही नहीं सकते हैं, उसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उसका रैशनल यूज भी नहीं होगा। रैशनल मतलब समझदारी से उसका इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि वी शुड नॉट अंडरस्टैंड द थिंग दैट दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड is provided from our forefathers, is provided or we get it from our forefathers in a free manner। अगर हम ऐसा समझेंगे तो हम कभी भी इस नेचर की, इस वर्ल्ड की, इस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को समझ ही नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं हम इसका ओवर यूज, मिस यूज, एक्सप्लॉयटेशन करने में लग जाएंगे।
इसलिए हम अगर ऐसा नहीं समझें तो फिर क्या समझें? वो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। वो सेकंड लाइन क्या कहती है कि वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, यानी कि हमें इसको ऐसे समझना चाहिए कि हमने इसे हमारे बच्चों से उधार लिया है, हमारे चिल्ड्रन से बोरो किया है। अगर हम ऐसा समझेंगे तभी हम जाकर इसका प्रिकॉशियस यूज कर पाएंगे, रैशनल यूज कर पाएंगे, समझदारी से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और आने वाली जनरेशन्स के लिए एक अच्छा वर्ल्ड उन्हें गिफ्ट कर कर जाएंगे, है ना। तो ये मीनिंग है यहाँ पर इसका, क्योंकि जब भी कोई चीज बोरोड होती है ना बच्चों, तो उसके साथ दो कंसेप्ट जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि फर्स्ट वन द प्रिंसिपल अमाउंट एंड सेकेंड वन इज इंटरेस्ट। यानी कि वॉट एवर द थिंग्स यू हैव बोरोड, अल्टीमेटली यू हैव टू पे द सेम अमाउंट एज वेल एज सम एक्स्ट्रा अमाउंट। यानी कि जो भी चीज अगर मैंने किसी से 100 रुपए भी उधार लिए हैं तो न केवल मुझे 100 रुपीज पे बैक करने हैं बल्कि कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो हमें इस वर्ल्ड को, है ना, इस बायोटिक अबायोटिक वर्ल्ड को भी इसी तरह से समझना चाहिए कि हमने इसे बोरो कर रखा है। तो जब इसे रिटर्न करने की बात आएगी, जब फ्यूचर जनरेशन की बात आएगी, तो न केवल हम इस वर्ल्ड को ऐसा का ऐसा उनके सामने प्रेजेंट करें बल्कि इसमें कुछ और ऐड ऑन करें और इससे अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, हम इसे तब ऐसे प्रेजेंट करेंगे तभी ये वर्ल्ड बच पाएगा और आने वाली जनरेशन्स के लिए सेफर और हेल्थियर रह पाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दोज टू लाइन्स, यानी कि उन दो लाइन्स का मीनिंग कुछ हम इस तरह से डिलीवर कर सकते हैं। और बिगनिंग शुरुआत में हम ये लिख सकते हैं कि दिस कॉट और दीज लाइन्स एम्फेसिस अपॉन द टॉपिक ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ इतना लिख दिया आपने तो आपका बोर्ड का एग्जामिनर समझ जाएगा कि यस, स्टूडेंट ने ये चीज़ पढ़ी हुई है, इसे पता है कि कॉट किस टॉपिक से रिलेटेड है। फिर आप जो अभी मैंने सिखाया, जो अपनी बात कहना चाहते हैं, उसे अगली लाइन से प्रेजेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये भी देख लिया, क्यों इस टॉपिक को पढ़ा जाता है वो भी समझ लिया। इसके बाद फिर हमने ये जो कॉट जुड़ा हुआ था इस टॉपिक के साथ में, उसके बारे में भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे बच्चों, इसमें दो एग्जाम्पल्स गिवन हैं। पहला एग्जाम्पल गिवन है ग्राउंड वाटर इन इंडिया। ग्राउंड वाटर की बात की गई है ना। वाटर ऑन द सरफेस भी होता है और वाटर ऑन द ग्राउंड भी होता है। ऑन द सरफेस का मतलब जो पॉन्ड्स होते हैं, है ना, जो रिवर्स होती है, जो लैक्स होती है ना, वो कहलाता है ऑन द सरफेस वाटर या सरफेस वाटर। जैसे वेल्स हो गए, कुएं का पानी हो गया। ग्राउंड वाटर जब भी बारिश होती है तो पानी बूंद बूंद करके धरती के नीचे जाता हुआ रहता है, जमीन नीचे जाता हुआ रहता है और वो ग्राउंड लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो वाटर एक तरह का, किस तरह का रिसोर्स है बच्चों, रेन्यूएबल रिसोर्स है ना। रेन्यूएबल रिसोर्स इन द सेंस यानी कि वापस से जनरेट हो जाता है ना। जैसे बारिश आई, पानी गया धरती के अंदर, हमने उसका इस्तेमाल किया, वापस गर्मी आई, तब तक वाटर लेवल कम हुआ, फिर वापस से बारिश हुई, फिर वापस से पानी वाटर लेवल नीचे गया, फिर पानी बारिश आई, फिर वाटर लेवल ऊपर आ गया। तो ये साइकिल चलती रहती है ना, इसलिए इसे कहा जाता है रेन्यूएबल रिसोर्स। लेकिन अभी समस्या क्या आ रही है, आप लोग इसको ऐसे ऑब्जर्व करिए कि आज अगर मैं 20 साल पहले की बारे में बात करूं तो जो भी घर बनाए जाते थे उनमें सब में बोरिंग्स होती हैं, है ना। आजकल जिन भी घरों में होती बोरिंग्स, तो पहले के समय में जो बोरिंग्स होती थी वहाँ पर बोरिंग कैसे होती है अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो हमें ज़मीन को ड्रिल करना पड़ता है, तो उसमें 30 फीट या 40 फीट पर पानी आ जाया करता था। लेकिन अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो वो 30 फीट से 300 फीट पहुंच गया है, 40 फीट से 400 फीट डाउन ग्राउंड वाटर पहुंच गया है। रीजन क्या है इसका? रीजन है ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम उन रिसोर्सेज को ऐसा समझते हैं कि दीज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, these are the things which we inherited from our forefathers, so it's our born right to use them as we can। यानी कि हम जैसा चाहेंगे वैसे इनका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये चीजें तो हमें
फ्री में मिली है। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर ओवर यूजिंग द थिंग्स। जरूरत से ज्यादा मिस यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं हम रिसोर्सेज को। दैट्स व्हाई द ग्राउंड लेवल ऑफ वाटर इज गोइंग डाउन। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा वाटर की डिमांड भी जनरेट होगी, है ना। उतने ही ज्यादा ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड, एग्रीकल्चर की डिमांड। वाटर के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो इस एक्टिविटी से, इस एग्जाम्पल से जुड़े हुए दो क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक में मेंशन है। आप अपनी लैंग्वेज में उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो वाटर था यहाँ पर रेन्यूएबल। इसके साथ एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें क्रूड ऑयल के बारे में बात की गई है। सबसे पहले तो इस शब्द को समझिए। एग्जॉशन मतलब खत्म होना, है ना। यानी कि जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल पंप से खरीदा, गाड़ी में डलवाया, यूज किया और वो पेट्रोल क्या है, भाप बन के उड़ गया, है ना। तो दैट इज द मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एग्जॉशन। यानी कि जो चीज़ खत्म हो जाती है वापस से हम उसे रिटेन नहीं कर सकते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉशन। यानी कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से क्या बनता है, पेट्रोल जनरेट होता है। तो क्रूड ऑयल एक तरह का रिसोर्स, कैसा रिसोर्स हुआ, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हुआ। अब क्रूड ऑयल जो है उसका लिमिटेड स्टॉक है ना। कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है, कुछ अमेरिका के पास स्टॉक है और कुछ अदर कंट्रीज के पास भी स्टॉक है। लेकिन ये स्टॉक क्या अनलिमिटेड है? नहीं, स्टॉक कैसा है, लिमिटेड है। और ऐसा स्टडी हमें सिखाती है कि अगर हम इसी स्पीड से क्रूड ऑयल का यूज करते हुए रहे तो आगे आने वाले 50 सालों में हमें यूज करने के लिए फ्यूल्स बचेंगे ही नहीं। बिल्कुल भी हमारे पास में फ्यूल्स नहीं होंगे। तब हम क्या करेंगे, तब हम कहाँ जाएंगे, तब हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे? तो बेटर है अभी से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी हमें अल्टरनेट वेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा कि इन दोनों रिसोर्सेज के ऊपर, ये जो रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल है, या स्पेशली जो नॉन रेन्यूएबल है जिनका स्टॉक लिमिटेड है, तो उन्हें हम कैसे प्रिसाइसली यूज करें, कैसे रैशनली यूज करें कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी ये अवेलेबल रहे। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैंने अपनी तरफ से तैयार किए हैं, दो इट इज नॉट रिटन डाउन इन द बुक्स, लेकिन फिर भी हम उन्हें वन बाय वन मैं थोड़े से पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। आप पहले बच्चों इसका जो मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर मेंशन किया है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स प्रिपेयर करने में थोड़ी सी आसानी हो। मैं 2 मिनट का पॉज देता हूँ आपको, टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजीज की कि व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अवेलेबल फॉर अस टू गो फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि हम किस तरह से डेवलपमेंट करें कि रिसोर्सेस सस्टेन कर जाए फॉर लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन। दैट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस तरह का हो कि रिसोर्सेस सस्टेन कर जाएं फॉर लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो उन स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं। पहले यहां से मैं ब्लैक बोर्ड रख कर देता हूं और वन बाय वन वो स्ट्रेटेजीज आपसे डिस्कस करता हूं। जैसे कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, पहली यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेस बच्चों कन्वेंशनल भी होते हैं और नॉन कन्वेंशनल भी होते हैं। कन्वेंशनल वर्ड का मतलब क्या है? कन्वेंशनल वर्ड का मीनिंग है द थिंग्स विच आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम पास्ट, यानी कि विच आर इन यूज फॉर सो मैनी ईयर्स, जिन्हें अभी तक हम वर्षों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, उसे कहा जाता है कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल द थिंग्स विच आर जनरेटेड इन द रिसेंट पास्ट। तो हम किस एनर्जी के सोर्स को अभी तक इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं वर्षों से?
जैसे कोयला हो गया, कोयले से बिजली बनाते हैं हम, है ना। पानी से बिजली बनाते हैं हम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बनाते हैं, है ना। यानी कि नॉन रिन्यूएबल चीज़ें हैं ये सारी, नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि कोयला नॉन रिन्यूएबल है। उसके लिए भी कोयले से बिजली बनाने के लिए आपको एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, कोयले को माइन से निकालना पड़ेगा, और उसका स्टॉक भी कैसा है, लिमिटेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस पर जाना पड़ेगा, जैसे विंड एनर्जी पर जाना पड़ेगा, है ना, टाइडल एनर्जी पर जाना पड़ेगा, बायोगैस प्लांट्स पर जाना पड़ेगा, सोलर एनर्जी प्लांट्स को ऑब्टेन या इंस्टॉल करना पड़ेगा या एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो दैट इज द वन ऑफ द स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकेंड वन इज एलपीजी और बायोगैस, इन दोनों का यूज इंक्रीज करना पड़ेगा हमें रूरल एरियाज में, है ना, क्योंकि रूरल एरियाज में अभी भी एनर्जी के सोर्स पर फ्यूल वुड एज ए वुड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डिफॉरेस्टेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन को कम करना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं तो हमें इस पर उनकी डिपेंडेंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। बायोगैस है क्या, बायोगैस इज ए टाइप ऑफ ए फ्यूल मेड फ्रॉम द वेस्ट जनरेटेड बाय द एनिमल्स और ह्यूमंस, है ना। एक्चुअली इट इज अ सॉर्ट ऑफ फ्यूल विच इज यूज्ड फॉर कुकिंग द फूड। नेक्स्ट वन इज, ये तो बात हो गई रूरल एरियाज के लिए। अगर हम अर्बन की बात करें तो अर्बन में हमें सीएनजी को प्रमोट करना पड़ेगा, है ना। अभी हम जो व्हीकल्स यूज करते हैं वो व्हीकल्स किससे चलते हैं, या तो डीजल से या फिर पेट्रोल से। तो हमें सीएनजी पर आना पड़ेगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर आना पड़ेगा, या फिर आज का जमाना तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आ रहा है, जहां पर हम बाइक को या कार को चार्ज करेंगे और फिर वो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। फायदा क्या मिलेगा, इससे हम क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोल के ऊपर भी अपनी डिपेंडेंसी को कम करेंगे, और साथ साथ ये पॉल्यूशन भी कम जनरेट होगा, है ना, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो स्मोक एमिट करते हैं, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर एयर पॉल्यूशन। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं बच्चों, जिनकी मदद से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों।